नमस्कार दोस्तों। तो अगली कड़ी में हम जो बीपीएससी पीवाईक्यू का बीपीएससी टीआरई 1 का पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है। आगे उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें पवन चक्की भी शामिल है और नाभिकीय ऊर्जा भी सम्मिलित है इसमें, और सौर सेल भी। ये सब कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका जो विस्तारित यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, पेस्ट कर दिया मैंने आंसर पूरी व्याख्या सहित। तो यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर देख सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा दी गई कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कार्बन उत्सर्जन या फुटप्रिंट कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को ज्ञात करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आहार स्तर, आहार जाल, आहार तंत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को, यहाँ पे देखेंगे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 2%, 1%, 5%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल के अंदर है, जो जलमंडल का निर्माण करता है। अतः अधिकतम ऊर्जा रूपांतरण जलीय पौधों द्वारा संपन्न होता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली और 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान के खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? तो अमृता देवी बिश्नोई ने। स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिला, यानी कि तब वो उत्तराखंड, अब उत्तराखंड हो गया है, तो पहले वो उत्तर प्रदेश में ही शामिल था, तो चमोली जिला अब उत्तराखंड में, वहां से शुरू हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है गढ़ने के लिए जाना जाता है। और यहाँ देख लेंगे, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है कि बिश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं अमृता देवी, चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट, साइलेंट वैली से सुगाथा कुमारी, और अपिको आंदोलन से पांडुरंग हेगड़े और लक्ष्मी नरसिम्हा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स किसी भी एग्जाम में आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, सुंदरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे। सांस लेने का अधिकार आंदोलन लियोनार्दो डी कैपिरियो। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, स्वपोषी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिनके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र एवं अवसादी तलछटी चक्र जिसे बोलते हैं। और फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में होता है, जो फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? कुछ जीवाणु, जंतु, स्वपोषी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ जीवाणु,
कुछ जीवाणु एवं स्वपोषी जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है और स्वपोषी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पर दे देगा, आपसे पूछ लेगा किसके प्रकार हैं या पूछ लेगा स्वपोषी के प्रकार हैं, तो दोनों ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, अवरक्त विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। तो पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। तो गामा रे का तरंग दैर्घ्य लेस देन 10⁻⁰ मीटर होता है और एक्स किरण का 1 न्यूटन मीटर से 1 pm होता है और पराबैंगनी किरण का 400 nm से 1 nm तक होता है। दृश्य विकिरण 750 न्यूटन मीटर से 400 न्यूटन मीटर, इंफ्रारेड का 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक और माइक्रोवेव का 1 मिलीमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक और रेडियो तरंग का मोर देन 1 मिलीमीटर तक होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन, जैविक आवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। जैव संचय एवं जैव आवर्धन शब्द राचेल कार्सन ने दिया था। यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लेंगे। जैव संचय और जैव आवर्धन शब्द राचेल कार्सन ने दिया था। पहली बार जैव आवर्धन का पता 1950 के दशक में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जन्म दर, सीमित संसाधन, जनसंख्या वृद्धि दर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन। जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है और किसी जनसंख्या के जीवों की वह संख्या जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है उसे वहन क्षमता कहते हैं। जब मृत्यु दर बराबर जन्म दर हो जाती है तब जनसंख्या अपनी वहन क्षमता तक पहुंचता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? कैडमियम, फास्फेट, नाइट्रेट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। तो मेथेमोग्लोबिनेमिया नाइट्रेट से प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है। जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाती है तो 6 महीने के छोटे शिशुओं में नाइट्राइट में परिवर्तित हो सकती है जो रक्त के साथ मिश्रित होने पर मेथेमोग्लोबिनेमिया बनाता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया यौगिक ऑक्सीजन को फंसाता है जिससे बच्चों का रंग नीला हो जाता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट करेंगे आप। आर्सेनिक की अधिकता से, इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है और कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई होता है। तो कैडमियम का याद रख सकते हैं, एक ट्रिक होता है कटाई, कैडमियम इटाई कटाई, जिसे आप ट्रिक लगा सकते हैं। और मिनीमाता रोग पारा विषाक्तता के कारण होता है। तो यहाँ से आप ट्रिक लगा सकते हैं, मिनीमाता पारा का पानी भी लगा सकते हैं इससे। तो आप जैसे याद कर सकें अपना बना सकते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक, त्रिदिशिक, बहुदिशिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशिक। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता, जीन रूपांतरण, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है और किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन को जीन नियंत्रित करता है और जीन आनुवंशिकता की इकाई है। वंशागति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है। तो ये सब 2-3 टॉपिक ध्यान रखेंगे। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओम के नियम के सत्यापन के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, जो कि ऊपर आपको दिया गया है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे देखेंगे अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ से कुछ पॉइंट देखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एमीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है और एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसमें निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे Fe प्लस HCl का रिएक्शन कराने पर FeCl2 प्लस H2 बनता है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वन रोपण, वनोन्मूलन, चराई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। बाढ़ के कारण निम्न हो सकते हैं, जैसे बादल फटना, बादल फटने की वजह से बाढ़ आ जाती है। गाद का संचय, मानव निर्मित अवरोध, वनों की कटाई, मौसम संबंधी तत्व, ये सभी बाढ़ आने के कारण हो सकते हैं। और बाढ़ नियंत्रण के उपाय, तो सहायक नदियों में धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। और नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टिन की तुलना में महंगा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टिन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होती है। खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होते हैं और जिंक एक संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल। जिंक जो है अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाता है। जिंक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन का स्राव किया जाता है, एस्ट्रोजन का स्राव, डिंब का निर्माण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखते हैं, जो अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिंब का निर्माण कार्य किया जाता है, तो इसमें एक से अधिक सही होगा। तो अंडाशय का कार्य निम्न होता है। यहाँ पे देखेंगे जो अंडाशय का कार्य होता है, देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन जैसे महिला हार्मोन का स्राव, अंडजन को की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण। और विसर्जन का कार्य क्या होता है? शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथिनोइक अम्ल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल घास और मूत्र में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध, दही और खट्टे दूध में। मैलिक एसिड सेब में, इसमें से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। और नाइट्रिक एसिड जो है वो फिटकरी और सोरा में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे हम कॉलीफॉर्म क्या होते हैं।
गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कॉलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होती है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी आंत के सीकम भाग में ई कोलाई जैसे कई बैक्टीरिया रहते हैं और बृहदान्त्र में सीकम वाले भाग में इस प्रकार के जीवाणु का प्राकृतिक वास है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो आगे चलते हैं। जो विभव मापी का उपयोग किस लिए होता है? तो अज्ञात बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, अज्ञात बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। और यहाँ पे देखेंगे वोल्ट मीटर का उपयोग विभव मापी की अपेक्षा उच्च वोल्ट मापने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, अदिश मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदिश राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई अपान डी एस, चुंबकीय फ्लक्स अपान सदिश क्षेत्र। जिसको हम एक और इसका मात्रक जो मात्रक है वेबर अपान मीटर स्क्वायर, तो इसको टेस्ला भी इज इक्वल टू करके टेस्ला भी इसको लिखा जाएगा, इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का। चाहे टेस्ला आए, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर आए, चाहे चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई अपान डी एस, इसमें से कोई भी आ सकता है। वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होती है, इस प्रकार की राशियों को सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि के उदाहरण यहाँ पे दिया गया है वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व। तो अक्सर इसमें 90% सदिश राशि में वह शब्द आता है, तो उससे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, वह शब्द से ज़्यादा इसमें सदिश राशि आती हैं। जरूरी नहीं हमेशा ये सही होगा, लेकिन 90-80% तक संभावित होता है। जैसे वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व, तो कहीं ना कहीं वह का ज़्यादा इसमें रिपीटेशन होता है। तो इससे भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर नहीं पता है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। और एकांक सदिश का सूत्र जरूर ध्यान रखेंगे, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। एक व्यक्ति एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट कर जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में व्यक्ति वस्तु को ज़्यादा फोर्स लगाकर धकेल सकता है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है, जिसका फार्मूला हो सकता है टार्क यानी कि टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ। इसका फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ। खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति और बैठने की स्थिति, तीनों स्थिति में आर का मान खड़े होने की स्थिति में अधिकतम होगा, जबकि बल एफ का मान तीनों स्थिति में समान होगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैगनी, नीला, पीला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैगनी है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, उठेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गिरेगी। तो मिट्टी के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने के पर मिट्टी की तेल की सतह गिरेगी। और बर्फ के घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ पिघलकर जब पानी बनती है तब पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। इसी कारण मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और बर्फ का घनत्व लगभग 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है?
रक्त प्लाज्मा का, सिरका का, गैस्ट्रिक जूस का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का। तो रक्त प्लाज्मा का पीएच 7 से अधिक होता है और प्लाज्मा का पीएच मान 7.4 होता है। प्लाज्मा, जिसे रक्त प्लाज्मा भी कहते हैं, हल्के पीले या भूरे रंग के दिखाई देते हैं। प्लाज्मा में 91 से 92% तक जल होता है और 8 से 9% ठोस पदार्थ होते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस की अधिकतम और न्यूनतम फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर से 2.27 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र लेंस में उत्तल लेंस होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर पूछा जाए कि मानव नेत्र में किस लेंस के जैसा कार्य करता है, तो उत्तल लेंस के जैसा। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन दिए गए हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू इट गिव्स CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे क्लोरीन गैस से क्रिया से विरंजक चूर्ण CaOCl2 को विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे देखेंगे, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? 20 से 25%, 30 से 35%, 10 से 15%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15%। तो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी 10 से 15% था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? एच पोलक, इरविन, डॉक्टर ग्रांट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इरविन। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के मध्य भारत का वायसराय था। और यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट, जो एच पोलाक था 1909 में भारत पहली बार आया था और गांधी जी की मृत्यु तक भारत की कईयों बार यात्रा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? चिली, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। वेनेजुएला देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू से निकलकर बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि भाग से प्रवाहित होती है। और यहाँ पे देखेंगे, अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, विश्व की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें देखते हैं, वायुमंडलों की परतों का सही क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत लगा है तो वीडियो में सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।